प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड से दूसरी कविता पतंग का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पतंग कविता के रचनाकार कवि आलोक धनवा जी हैं। आइए सबसे पहले आलोक धनवा जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, इनकी जो रचना थी ब्रूनो की बेटियां, इससे इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, काफ़ी सराही गई ये रचना। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है। इन्हें जो साहित्य के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुए हैं वो हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। ये 7वें-8वें दशक में इन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। कुछ चुनिंदा रचनाओं से इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई थी और इनकी जो रचनाएं हैं 1972-73 में प्रकाशित हुई। अनेक जो गंभीर किस्म के काव्य प्रेमी थे, जो कविता की परख रखते थे, उन काव्य प्रेमियों में धनवा जी को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, काफ़ी सम्मान मिला। वो इनकी कविताओं को मुँह ज़बानी याद रखते थे। कुछ समालोचकों का मानना है कि कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है धनवा जी ने, इसका अभी सही मूल्यांकन हुआ नहीं है। माने एक साइंस का विद्यार्थी हिंदी साहित्य में इस तरह के कार्य कर सकता है, धनवा जी ने ये सिद्ध किया है। आइए धनवा जी के भाव पक्ष पर टिप्पणी करते हैं। धनवा जी की जो कविताओं में है, उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के भाव प्रमुख हैं। देशभक्ति की बातें, जिससे देश प्रेम की भावना जागृत हो, उन्होंने अपनी कविता में अधिक महत्व दिया है। समाज में देश प्रेम की भावना का अलग जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। जो सामाजिक परिपेक्ष है, सामाजिक जीवन चल रहा है, उसका यथार्थ चित्रण किया है। आप तत्कालीन काव्य जगत के विशेष हस्ताक्षर हैं। आपको एक विशेष दर्जा प्राप्त है अपनी कविताओं के कारण। इनका कला पक्ष, आपने अपने साहित्य में जितनी भी कविताएं की, इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में कोमलकांत पदावली भी देखने को मिलती है। शैली में अविधात्मक शैली, सीधे सीधे शब्दों में सीधी सीधी बात कही है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कही है, अविधात्मक शैली है। माधुर्य गुण है और कविता सहज समझ में आ जाती है। प्रसाद गुण का भी प्रयोग इन कविताओं में देखने को मिलता है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, अनुप्रास की छटा, स्वर मैत्री है, पद मैत्री है, यमक अलंकार का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। रूपक अच्छे बांधे हैं। मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग किया। मानवीकरण अलंकार अमूर्त उपमानों को मूर्त रूपक दिए और अनुपम बिंब योजना, अलग अलग बिंब बनाए हैं कि जो पाठक कविता पढ़ता है तो उसके सामने दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, उनके शब्द उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे बिंब योजना इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। आइए अब इनके जो कवि पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं।
पहला प्रश्न है, सोचकर बताएं सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो शरद ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में करना है। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, इसका मतलब वर्षा बीत गई, और वर्षा बीत गई तो कौन सी ऋतु आएगी? शरद ऋतु। और शरद ऋतु आई तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है अपने शब्दों में। तो आप जानते हैं पाठ के आधार पर कि शरद ऋतु जैसे ही जाती है तो एक नया सवेरा होता है, लालिमा लिए हुए, माने आकाश में सुबह लालिमा छा जाती है। फिर उसके बाद चमकीले माने तेज धूप पड़ने लगती है, और सुबह की जो लालिमा है वो खरगोश की आँखों जैसा लाल है। इसके बाद तितलियाँ फूलों पर मंडराने लगती हैं, बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं, रंग बिरंगे पतंग आकाश में दिखाई देने लगते हैं, और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, आकाश निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, नील वर्ण का हो जाता है। जो बरसात में काले काले मेघों के कारण मटमैला सा था, धुंधला सा था, वो आकाश बिना बादलों के एकदम साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चमचमाने लगता है। तो चारों ओर का वातावरण बड़ा सुहावना हो जाता है, मन भावन सुनहरी हवा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से शरद ऋतु में बहुत कुछ सौंदर्य युक्त हो जाता है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तितलियाँ उन पर मंडराने लगती हैं, बड़ा प्यारा वर्णन शरद ऋतु में हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। अब पतंग जो उड़ाई जाती है तो बच्चों के मन में ये बात रहती है कि ऐसी वस्तु हो जो भार के कारण नीचे ना आए, उड़ सके। इसलिए वो जब पतंग का निर्माण करते हैं तो उसके मन में ध्यान रहता है कि दुनिया की सबसे पतला कागज़ होना चाहिए, सबसे पतला, ताकि उसमें भार बिल्कुल ना हो, सबसे हल्कापन हो उसमें। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, भारी होगी तो नीचे गिरेगी। इसलिए वो दुनिया की सबसे पतला कागज़, ताकि पतंग निर्माण हो सके उससे, ताकि हल्कापन रहे तो पतंग आसानी से ऊपर उड़ सके। सबसे पतली कमानी, बाँस की वो तेली कमानी जो धनुष जैसी होती है, वो भी पतली होना चाहिए, मोटी होगी तो वो भार बढ़ जाएगा, पतंग गिर जाएगी। तो बच्चे नहीं चाहते कि उनकी पतंग नीचे आए, इसलिए वो पतंग ऊपर उड़ सके, इसलिए सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया। तो दुनिया का सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे पतली कमानी, ऐसे विशेषणों का उल्लेख कवि ने इसलिए किया है ताकि वो ये दिखा सके कि बच्चे सबसे हल्की वस्तु को ज़्यादा पसंद करेंगे पतंग उड़ाने में, ताकि उनकी पतंग ऊपर और ऊंचाइयों पर उड़ सके। इसलिए दुनिया का सबसे पतला कागज़, सबसे हल्की और सबसे पतली कमानी, सबसे रंगीन कागज़, सबसे पतला कागज़, ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है। तो ये पतंग उड़ने में आसानी हो इसलिए कवि ने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर बिंब स्पष्ट करें। क्या मतलब बिंब का स्पष्ट करें? इसमें कवि ने जो बिंब योजना जिसके बारे में हमने उल्लेख किया था, नए नए बिंब कवि ने इस कविता में लाए हैं, उनकी बिंब योजना के बारे में बताया था। तो बिंब यहाँ किस तरह से, कविता में जो पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों में आपको बिंब बताना। जैसे सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, अब यहाँ बौछारें जा रही हैं, भादों जा रहा है, तो जा रहा माने उसमें गतिशीलता है, तो ये गतिशील दृश्य बिंब है, गतिशील है, जा रहा है और देखने वाली वस्तु है, तो इसलिए दृश्य बिंब। बारिश दिखाई देती है तो गतिशील दृश्य बिंब। सवेरा हुआ, अब सुबह जब हो जाती है तो दिखता है, तो दृश्य बिंब है, लेकिन ये चलता हुआ नहीं दिखता, यानी स्थिर दृश्य बिंब है। कौन सा है? स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा,
अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, लाल दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, दृश्य हो गया, एक जगह रुका हुआ है, सवेरा रुका हुआ है तो स्थिर हो गया, तो स्थिर दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अब शरद आ रहा है मतलब गतिशीलता है, पुल को पार करते हुए, तो गतिशील दृश्य बिंब। शरद आ रहा साइकिल चलाते हुए, दिख रहा तो दृश्य, चल रहा है तो गतिशील, तो गतिशील दृश्य बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अब यहाँ भी चमकीली साइकिल तेज चल रही है तो गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब घंटी बज रही है, ये सुनाई दे रहा है, इसलिए श्रव्य बिंब। ध्यान देना, घंटी बज रही एक सुनाई देता है, सुनाएगा तो क्या होगा, दृश्य की जगह श्रव्य बिंब हो जाएगा, श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बुला रहा है, गतिशील। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, मुलायम बना रहा है, तो ये मुलायम माने छू रहे हैं यानी स्पर्श बिंब है यहाँ पर, तो इसमें स्पर्श। तो फिर से देख लीजिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, गतिशील दृश्य बिंब। सवेरा हुआ, स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब। शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील दृश्य बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये श्रव्य बिंब। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ये स्पर्श बिंब। अगला प्रश्न है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें, कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास अत्यंत कोमल होता है, एक बात। कपास निर्मल होता है, माने स्वच्छ होता है, उसमें कोई मैल नहीं होता, श्वेत रुई हल्का, हवा में इधर उधर तैरता हुआ, आपने देखा होगा। तो कपास में निर्मलता होती है, कपास में स्वच्छता होती है, कपास में कोमलता होती है। बच्चे ठीक कपास जैसे, बच्चे भी निर्मल होते हैं, सुकोमल होते हैं, उनका मन बड़ा स्वच्छ होता है, उसमें किसी तरह का कोई कपट छल नहीं होता, निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, माने उसमें कोई मैल नहीं होता। तो बच्चों की इसी निर्मलता, इसी कोमलता, इसी निश्चलता को के कारण कवि ने तुलना कर दी कि वो कपास जैसे हैं, अर्थात जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी उनमें निर्मलता, स्वच्छता, कोमलता, निश्चलता, ये सद्गुण जन्मजात होते हैं। इसलिए कवि कहता है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, माने वो जन्मजात ही उनके गुण हैं। कोमलता उनका जन्मजात गुण, निर्मलता उनका जन्मजात गुण, स्वच्छता उनका जन्मजात गुण, और निश्चलता, कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। ऐसा कहा भी जाता है, बच्चे मन के सच्चे, तो बड़े सच्चे होते हैं। इसलिए कवि ने उनकी तुलना कर दी कि जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसे संबंध बनता है। जब पतंग आकाश में होती है, बच्चों की आंखें उस पतंग की ओर टिकी रहती हैं, और जिधर पतंग जाती है उनकी आंखें उधर जाती हैं, उनका कल्पना में उधर होती है, मानो वो आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में पतंग के साथ हिचकोले खा रहे हैं। कभी पतंग इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे होती है, तो उनका मन भी उस पतंग के साथ साथ उड़ता है। साथ ही बच्चे कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उनका मन भी करता है कि वो भी पतंग की तरह आकाश में उड़ें, और भी उनके मन में अनेक कल्पनाएं तरह तरह की आती हैं। पतंगों के साथ वो आत्मसात हो जाते हैं, तो पतंगें जैसी उड़ती हैं ऐसी उनकी कल्पनाओं की उड़ान होती है, और इसी उड़ान को कवि ने पतंगों के साथ जोड़ दिया है। और पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों के उड़ान से क्या संबंध है।
तो जैसे पतंग उड़ती है ऐसे बच्चों का मन भी कोमल होता है, उसके मन में कल्पनाओं की उड़ान भरती है, तरह तरह के सपने संजोते हैं, उनके ऊपर उड़ते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनकी सीमा नहीं रहती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 2 अनुच्छेद बनते हैं। छतों को वे नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कविता की 2 पंक्तियाँ। खा है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं, अब इन दोनों भागों पर का और खा, इनमें के आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? अब दिशाओं को मृदंग की, तो यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर, मृदंग माने होता है नगाड़ा। दिशाओं में जैसे नगाड़े गूंज रहे हो, तो ये यहाँ पर कवि ने ऐसा प्रयोग क्यों किया? तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उत्साह में होते हैं, उमंग में होते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, सीटी बजाते हैं और खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, धमाचौकड़ी करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उनकी ये आवाज़ मृदंग की तरह होती है और उनकी इस किलकारियों से, उनकी इन सीटियों से, उनके खिलखिलाहट से, उनकी हंसी से चारों दिशाएं गूंज जाती हैं। तो कवि ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, माने दिशाएं बजने लगती हैं जैसे मृदंग बज रहा हो। इस तरह से बच्चों की चहलकदम शरद ऋतु में जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, चारों दिशाएं गूंज जाते हैं। दूसरा, शरद ऋतु में चारों तरफ कई पक्षी कलरव करते हैं तो उनकी आवाज़ भी आने लगती है। तो उस सबको कवि ने कहा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि बच्चों के हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, शोरगुल करते हुए और किलकारियाँ भरते हुए प्रसन्न होना और पतंग उड़ाना, साथ ही पक्षियों की आवाज़ करना। अगला प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब बच्चे दौड़ते हैं छत पर तो उन्हें छत मुलायम लगती है, कठोर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मन में उत्साह भरा रहता है, मन में उमंग रहती है, और जब मन अति उत्साहित हो जाता है, मन उमंग में रहता है, प्रसन्नता में रहता है, तो कष्ट का अनुभव नहीं होता। और जब बच्चों का मन पतंग में लगा हुआ है, वो अत्यधिक उत्साहित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पतंग की तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें कठोर छत भी, उसके कठोरता का अनुभव नहीं होता, कठोरता का आभास ही नहीं होता। उन्हें वो छत मुलायम लगती है, नर्म लगती है। तो जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं। कैसी लगेगी? मुलायम। क्यों? उत्साह मन में है, उमंग मन में है, प्रसन्नता मन में है, और प्रसन्नता में कठोरता का अनुभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? जब खतरनाक परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में, उनका जब सामना हो जाता है और उन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, और फिर उसे चुनौतियाँ उतनी कठोर नहीं लगती, उनसे लड़ने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें मनुष्य के मन में जब खतरनाक परिस्थितियों से सामना कर लेता है तो उसके हृदय में साहस का संचार हो जाता है और परिस्थितियाँ उसे डरा नहीं पाती, परिस्थितियों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।